नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता हाउस यूट्यूब चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री और हमने यूरोपियों के आगमन में पुर्तगीज़ और डच ये दोनों व्यापारियों को ऑलरेडी कवर कर लिया है। सबसे पहले हमने पढ़ा था पुर्तगीज। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट के कप्पाकडामो बंदरगाह पर अपना डेरा डालता है यहाँ पर आके, और वहाँ का जो राजा था, हिंदू राजा जिसकी उपाधि थी जमोरिन, वो उसका स्वागत करता है। तो इस प्रकार से शुरुआत होती है यूरोपियों की यानी पुर्तगीज के भारत में आगमन की। उसके बाद एक एक करके 1500 में पेड्रो अल्वरेज कैब्रल ये भारत में आते हैं। उसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये भारत में आते हैं। उसके बाद अल्फोंसो डी अल्बुकर्क और फिर नीनो डी कुन्हा, ये एक एक करके पुर्तगीज़ गवर्नर हैं जो भारत में आके अपना व्यापार स्थापित करते हैं और अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद में हमने बात की थी, देखिए, डचेज़ की, यानी भारत में नीदरलैंड के निवासी डच वो आते हैं, यहाँ पर आकर अपना व्यापार स्थापित करते हैं, अलग अलग जगहों पर अपनी कोठी स्थापित करते हैं। जैसे डचों की प्रथम फैक्ट्री जो है वो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। वादेर हेग इनका गवर्नर था उसने। और दूसरी डच फैक्ट्री पोतोपोली में निज़ामपट्टनम में है, वहाँ पर इन्होंने स्थापित करी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने दोनों चीज़ें देख ली हैं, यानी पुर्तगीज किस प्रकार से भारत में आते हैं, अपना व्यापार यहाँ पर फैलाते हैं। फिर उसके बाद में डचेज भारत में आते हैं, यहाँ पर अपना व्यापार किस तरह से फैलाते हैं। और इसी क्रम में हम अब पढ़ने जा रहे हैं अंग्रेज। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जितने भी यूरोपीय व्यापारी भारत में आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज़ों ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर शासन किया है। यानी सबसे ज़्यादा वैसे तो वो व्यापार करने की दृष्टि से भारत में आए थे, लेकिन धीरे धीरे किस प्रकार से परिस्थितियाँ डेवलप होती है और उनकी जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो किस प्रकार से यहाँ पर अपना प्रभुत्व स्थापित करती है। सबसे पहले व्यापार करने के लिए आती है, उसके बाद धीरे धीरे कैसे उनको टैक्सेशन में छूट मिल जाती है, कैसे वो जो यहाँ के मुग़ल सम्राट थे उनके साथ में अपना व्यापार स्थापित करते हैं, उनका भरोसा जीतते हैं, और उनसे किस प्रकार से अलग अलग बंगाल, बिहार, उड़ीसा यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति उनको प्रदान कर दी जाती है, और कैसे वो धीरे धीरे यहाँ पर अपना सैन्य जमावड़ा स्थापित करते हैं, कैसे धीरे धीरे फिर वो उनके साथ में लड़ाई करते हैं, और फिर धीरे धीरे सारी जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं वो अपने हाथों में ले लेते हैं, टैक्स की पावर है वो अपने हाथों में ले लेते हैं। ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और उसका विस्तार कैसे होता है। तो यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी से आप इसको मान सकते हैं कि इंग्लैंड में, लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे होती है, क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी उसी टाइम पे वहाँ की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करने की अनुमति प्रदान की, और ईस्ट के जितने भी देश थे यानी पूर्वी देशों में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी इस ईस्ट इंडिया कंपनी को। शुरू में इसका नाम देखिए 1599 में, ठीक है, 1599 में लंदन में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में यहाँ पर एक बैठक होती है। ठीक है, इस बैठक में कंपनी का गठन किया जाता है कि हाँ, एक ऐसी कंपनी बनाई जाएगी जो इंग्लैंड की एक ऐसी कंपनी बनाई जाएगी जो पूर्वी देशों में जाकर, पूर्वी देशों में इंडिया भी है, पूर्वी देशों में इंडोनेशिया, जकार्ता जो उसके आइलैंड्स हैं, मसाला द्वीप बोला जाता था पहले इंडोनेशिया को। ठीक है, और साउथ एशिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ जाकर वो क्या करेगी, व्यापार स्थापित करेगी। ठीक है, तो शुरू में जो इसका नाम था वो देखिए क्या था, प्रथम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। ये इसका नाम था किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का, जब इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, व्यापार की अनुमति इसको दी गई थी। देखिए 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम ने इसको व्यापार की अनुमति दी 15 वर्षों के लिए, कि हाँ, ये 15 वर्षों के लिए भारत में जाकर या पूर्वी देशों में जाकर अपना व्यापार स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या है कि निदेशक और उपनिदेशक, इसमें एक डायरेक्टर होते थे, एक डिप्टी डायरेक्टर होते थे, और उसमें 24 सदस्य होते थे। ठीक है, निदेशक और उपनिदेशक और 24 सदस्य उसके अंदर हुआ करते थे, जो कि इस कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, ठीक है, प्रशासनिक कार्य है, वो देखते थे। ठीक है, बाद में जाकर जब धीरे धीरे ये कंपनी आगे बढ़ती है, इसका प्रभुत्व स्थापित हो जाता है इंडिया के अंदर, बाद में ही ये जो डायरेक्टर्स का जो ग्रुप है इन्हीं को निदेशक मंडल भी कहते थे बाद में आगे जाकर।
उसके बाद में देखिए आगे चलते हैं कि 1609 ईस्वी में एक चार्टर पास किया जाता है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है और जेम्स प्रथम वहाँ के सम्राट बनते हैं। 1609 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जेम्स प्रथम जो है वो क्या बन जाते हैं, यहाँ पर सम्राट बन जाते हैं। तो 1609 ईस्वी का ये जो चार्टर था, इसी ने कुछ इस तरह के डिसीजंस लिए जिससे अंग्रेज़ों को भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, व्यापार स्थापित करने के लिए और ज़्यादा बढ़ावा मिला। ठीक है, तो इसका क्या उद्देश्य था 1609 ईस्वी के चार्टर का? देखिए, जेम्स प्रथम वहाँ के सम्राट बनते हैं और वो ये चार्टर साइन करते हैं। यहाँ पर लाभ में हिस्सा, यानी पहले एक कंपनी बना दी गई। ठीक है, कंपनी बना दी गई। कंपनी के अंदर कुछ एक डायरेक्टर होता था, एक डिप्टी डायरेक्टर होते थे और 24 उसके सदस्य होते थे। ठीक है, तो वो व्यापार से जितना भी लाभ कमाएंगे, ठीक है, तो वो उस व्यापार में जो भी लाभ होगा उसमें से कुछ हिस्सा वो सरकार को भी दिया करते थे। ठीक है, यही चार्टर में बताया गया है। तो कंपनी ने चार्ल्स द्वितीय को 1,70,000 पाउंड दिए, जिसके बदले में क्या क्या अधिकार मिले। देखिए क्या अधिकार मिलते हैं यहाँ पर। तो कंपनी ने क्या किया, चार्ल्स द्वितीय यानी ये राजशाही परिवार के एक सदस्य हुआ करते थे को 1,70,000 पाउंड दिए, 1,70,000 पाउंड दिए और उसके बदले में उन्होंने क्या क्या अधिकार प्राप्त किए। देखिए कंपनी के अधिकार क्या मिल गए उस टाइम पे, किले बनाना, सेना रखना, युद्ध करना, संधि करना और न्यायालय व्यवस्था बनाना। देखिए अभी धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है वैसे वैसे कंपनी को पहले केवल और केवल व्यापार करने की अनुमति प्रदान थी कि वो जाएंगे, व्यापार करेंगे, लाभ कमाएंगे, वापस आएंगे और सरकार के साथ में अपना जो लाभ है उसको शेयर करेंगे। लेकिन अभी आप देखते रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि कैसे धीरे धीरे कंपनी को, ठीक है, कंपनी को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए उनको किले बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, उनको सेना रखने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और उनको अगर उनके बीच में, व्यापार के बीच में कोई रुकावट आती है तो उनके साथ में युद्ध करने का अधिकार भी उनको प्राप्त था कि हाँ वो अपनी सेना रख सकते हैं। और कोई जैसे कोई मुग़ल सम्राट या फिर भारत, अगर हम भारत की बात करें तो कोई मुग़ल सम्राट या पुर्तगीज़ या उस टाइम पर डच भी इंडिया के अंदर थे, अगर वो विरोध करने की कोशिश करते हैं अंग्रेज़ों का तो उनके साथ में युद्ध भी किया जा सकता था। या अगर किसी प्रकार की संधि करने की बात आती है तो वो संधि भी कर सकते थे। और ठीक है, और अगर उनके बीच में किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता था तो उसको न्यायालय के थ्रू वो सेटल डाउन कर सकते थे। तो देखिए इतने प्रकार के अधिकार जो हैं वो 1609 ईस्वी के चार्टर के द्वारा इस कंपनी को दे दिए गए थे। तो अब धीरे धीरे ये कंपनी मजबूत होती जा रही है और धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इस कंपनी के पास इतनी पावर आ जाएंगी कि ये भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किस प्रकार से स्थापित करती है वो अभी हम देखने जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए इस चार्टर के बाद में क्या होता है, सबसे पहले तो ये था कि जो 24 सदस्यों वाली एक कंपनी नहीं 24 सदस्यों वाली एक निदेशक मंडल था, वो इस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था थी वो देखता था। ठीक है, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि छोटे मोटे और भी बहुत सारे व्यापारी थे जो भारत या पूर्वी देशों के साथ में व्यापार करते थे। ठीक है, तो बाद में क्या होता है कि जो वहाँ का शासन होता है, जो राजशाही होती है, उसने सभी प्रकार के जितने भी व्यापारी हैं उनको छूट दे दी थी कि हाँ वो पूर्व में जाकर अपना व्यापार कर सकते हैं, जब तक कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो किसी को बाहर व्यापार करने के लिए रोक ना दे। एक बार फिर बोलता हूँ दोबारा से, वहाँ का जो शासन है, राजशाही है, उसने सभी प्रकार के व्यापारियों को पूर्व के देशों में जाकर व्यापार करने की छूट प्रदान की थी, जब तक कि संसद यानी वहाँ की जो संसद है वो किसी भी व्यापारी को पूर्व के देशों में जाकर व्यापार करने के लिए छूट ना दे दे। ठीक है, तो इसलिए क्या होता था वहाँ पर कि जो कंपनी थी, यानी जो कंपनी थी वो क्या बोलती थी, दस्तदांज बोलती थी। इस तरह के जो व्यापारी थे जो कंपनी से अटैच नहीं थे, कंपनी के साथ संबंधित नहीं थे, स्वतंत्र व्यापार करते थे पूर्वी देशों के साथ, ऐसे व्यापारियों को बोलते थे दस्तदांज। ये कंपनी उनको दस्तदांज बोलती थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इंग्लैंड की क्रांति होती है। क्या क्या बदलाव होते हैं इंग्लैंड की क्रांति के बाद? देखिए 1688 ईस्वी में होती है इंग्लैंड की क्रांति, और इंग्लैंड की क्रांति होने के बाद में क्या क्या बदलाव होते हैं देखिए। जेम्स द्वितीय यानी जो वहाँ के शासक थे उस टाइम पे, जेम्स द्वितीय, उनका तख्ता पलट हो जाता है, यानी उनकी गद्दी छिन जाती है। उसके बाद देखिए कौन आता है राजा वहाँ पर, विलियम द्वितीय, और उनकी जो वाइफ है मैरी, ये दोनों आते हैं वहाँ के शासक बन जाते हैं। उसके बाद क्या होता है देखिए, वहाँ पर संसद की सर्वोच्चता हो जाती है, यानी डेमोक्रेसी इंग्लैंड के अंदर आ जाती है। ठीक है, डेमोक्रेसी इंग्लैंड के अंदर आ जाती है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं
यानी जो लोगों के जो अधिकार हैं, जो मूलभूत अधिकार हैं, वो उनको मिल जाते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी इंग्लैंड के अंदर उस टाइम पर आ जाती है। और फिर क्या होता है, डेमोक्रेसी जब वहाँ पर आ जाती है तो कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता था। ठीक है, तो इसी क्रम में क्या होता है कि वहाँ पर एक नई कंपनी की स्थापना होती है जिसको न्यू कंपनी कहा गया था। न्यू कंपनी कहा गया था तो कि जिस प्रकार से सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1599 में, उसी प्रकार की एक दूसरी कंपनी स्थापित हो जाती है और ये लोग भी पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, उस टाइम पे क्या था, जो न्यू कंपनी थी, इस न्यू कंपनी को संरक्षण प्राप्त था, यानी इस न्यू कंपनी को असिस्टेंस प्राप्त था, सहायता मिलती थी किससे, जो राजशाही थी वहाँ से सहायता प्राप्त थी। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। 19 जनवरी 1964 का प्रस्ताव। 19 जनवरी 1964 का क्या प्रस्ताव था, ये यहाँ पे एक्चुअली गलत लिख दिया है, 1964 नहीं है, ये है 19 जनवरी 1964, ये यहाँ पर लिख दिया गलत, और ये था कितना 1664। ठीक है, 1664, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। तो तब क्या होता है, सभी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की छूट, अन्य 2 कंपनियों का आगमन भी वहाँ पर हो जाता है, यानी कोई भी जाकर पूर्वी देशों में अपना व्यापार कर सकता था। ठीक है, और जब वहाँ पे डेमोक्रेसी आगे देखिए तो उस टाइम पे क्या होता है कि कोई भी वहाँ पर जाकर अपना व्यापार कर सकता था। ठीक है, तो व्यापार करने के लिए क्या था, व्यापार करने के लिए संसद से परमिशन लेना ज़रूरी था, वहाँ की जो सरकार थी उनसे परमिशन लेना ज़रूरी था। ठीक है, तो उस टाइम में देखिए 2 नई कंपनी निकल कर आती है, एक तो जनरल सोसाइटी और दूसरी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। ये 2 नई कंपनी निकल कर आती है और दोनों नई कंपनी ट्रेड शुरू करती है, यानी व्यापार शुरू करती है, कहाँ पर, पूर्वी देशों में जाकर व्यापार शुरू करती है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। सभी व्यापारिक कंपनियों का जो विलय है, बाद में क्या होता है, जब ये जो व्यापार है इसमें घाटा होना शुरू हो जाता है, ये जो बाकी जो जितनी कंपनियां बनी थी, न्यू कंपनी के बाद में जनरल सोसाइटी कंपनी बनी, फिर उसके बाद में इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट, ये 2 कंपनियां बनी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, फिर वहाँ पर हो जाता है क्या, इनको घाटा होना शुरू हो जाता है, और जब इनको घाटा होना शुरू हो जाता है तब इनके जो मालिक हैं वो कहते हैं, वो गवर्नमेंट के पास में अपना एक प्रपोजल लेके जाते हैं कि हम अपना विलय, जो पुराने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये जो पहले फर्स्ट टाइम में जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी उसके अंदर करना चाहते हैं। तो जब ये विलय, इन दोनों का विलय इसके अंदर हो जाता है, ठीक है, तो देखिए तब क्या होता है, इसका नाम हो जाता है, फिर क्या, इसका नाम हो जाता है, देखिए यहाँ पर सभी पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी न्यू इंडिया कंपनी, फिर जो बाकी 2 कंपनियां बनी थी उन दोनों को मिलाकर भी एक नई कंपनी बना दी जाती है और उसका नाम हो जाता है द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़। ठीक है, ये इसको जो नाम है वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि किस प्रकार से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके नाम किस प्रकार से चेंज होते रहते हैं। ठीक है, फिर फर्दर बाद में क्या होता है, देखिए 1833 का जो चार्टर होता है इंडिया के अंदर, 1833 का जो चार्टर होता है उसके द्वारा इसका संक्षिप्त नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया जाता है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे हम जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने जो जिस कंपनी की स्थापना की थी उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं था, शुरू में उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था, बाद में जाकर यानी 1833 का एक चार्टर आया उसके द्वारा इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया था। उसके बाद आगे देखिए कंपनी की व्यापारिक सफलताएं क्या कर रही हैं। व्यापारिक सफलताओं में देखिए 1601 ईस्वी में अंग्रेज इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पहुँचे थे, 1601 ईस्वी में, क्योंकि इंडोनेशिया उस टाइम पे फेमस था, किस लिए, मसालों के लिए फेमस था इंडोनेशिया। उसके बाद 1608 ईस्वी में यानी कैप्टन हॉकिंस ये क्या थे, व्यापारी थे, ब्रिटेन के एक व्यापारी थे। ठीक है, तो इसके नेतृत्व में हेक्टर नामक एक जहाज़ सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका। ये दोनों नाम जो मैं आपको बता रहा हूँ याद रखिएगा, कैप्टन हॉकिंस और हेक्टर। ठीक है, ये दोनों से क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। तो 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक जहाज़ सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका, और जो हॉकिंस थे यानी जो कैप्टन हॉकिंस थे वो फ़ारसी भाषा बोल लेते थे बहुत अच्छे से। इसलिए क्या हुआ, जब वो जहांगीर यानी उस टाइम पे मुग़ल सम्राट कौन थे, मुग़ल बादशाह कौन थे, जहांगीर, तो जब वो जहांगीर के दरबार में पहुँचे
तो जहांगीर से बात करते उन्होंने फ़ारसी भाषा का इस्तेमाल किया। तो आप देखिए ज़रा, आप इमेजिन कीजिए कि दरबार में एक अंग्रेज़ खड़ा हुआ है और वो फ़ारसी भाषा में बात कर रहा है, किसके साथ में? मुग़ल सम्राट के साथ में। तो मुग़ल सम्राट तो वैसे उससे इम्प्रेस हो जाएंगे। तो यही उस टाइम पे हुआ कि मुग़ल सम्राट क्या हुए, उससे इम्प्रेस हो गए और उन्होंने जब उन्होंने फ़ारसी भाषा में बात की मुग़ल सम्राट जहांगीर के साथ में, तो वो उससे इम्प्रेस हुए। ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा वो उसकी प्रशंसा करने लगे और फिर उन्होंने क्या किया, उसको 500 का मनसबदार प्रदान किया। ये मनसबदार जो होता था, ये क्या थी, यह उसको एक तरह से अप्रिसिएशन देने की बात होती थी कि हाँ, उसको या तो कोई छूट दे दी जाएगी, या तो कोई पैसा दे दिया जाएगा, या तो उसको कोई व्यापार करने की छूट दे दी जाएगी, या टैक्स में कुछ कटौती कर दी जाएगी। इस प्रकार का एक रिवॉर्ड था उसके लिए उस टाइम पे वो। तो उस टाइम पे फिर क्या होता है, देखिए कैप्टन हॉकिंस को ये सफलता मिलती है जहांगीर के दरबार में। जब वो पहुंचते हैं तो उनको ये क्या मिलती है, एक सफलता मिलती है। तो इससे खुश होकर जहांगीर उससे खुश हो जाता है। तो जो कैप्टन हॉकिंस है उनको लगता है कि हाँ, अब तो काम बन गया, अब तो व्यापार करने की छूट आराम से मिल जाएगी। तो जो कैप्टन हॉकिंस है वो रिक्वेस्ट करते हैं जहांगीर से कि हमें सूरत में एक फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे दी जाए। तो चूँकि उस टाइम तो यानी ऑन द स्पॉट की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम तो जो जहांगीर थे वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस थे कैप्टन हॉकिंस के साथ में। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है, आप अपनी फैक्ट्री सूरत के अंदर आप अपनी फैक्ट्री स्थापित कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे देखिए क्या होता है, राइवलरी तो होती ही है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ यानी इंडिया के अंदर ऑलरेडी पुर्तगीज़ थे, डच थे यहाँ पर, और जो लोकल व्यापारी थे इंडिया के खुद के व्यापारी वो भी थे वहाँ पर। तो देखिए कोई भी नया आदमी बाहर से कोई भी नया आदमी आएगा और अपना व्यापार स्थापित करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जो लोकल व्यापारी थे उस टाइम पे पुर्तगीज़ थे, डच थे, और जो लोकल भारत के व्यापारी थे, उनको लगा कि कोई बाहर से आकर व्यक्ति यहाँ पर व्यापार करेगा तो उनका जो क्या प्रतिद्वंदिता बढ़ जाएगी, कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। इसलिए इन सब ने मिलकर क्या किया, प्रेशराइज किया बादशाह जहांगीर को कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप किसी बाहर से आए व्यक्ति को इस तरह से अनुमति प्रदान नहीं कर सकते। तो फिर क्या होता है, पहले तो जहांगीर ने उनको हाँ कर दिया था कैप्टन हॉकिंस को कि हाँ, आप अपनी फैक्ट्री लगा लीजिए, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है, यानी वो मना कर दिया जाता है कि हाँ, अपनी फैक्ट्री आप नहीं स्थापित कर सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। 1611 में फिर क्या होता है, जो कैप्टन मिडल्टन का युद्ध होता है किसके साथ में, देखिए जो लोकल व्यापारी होते हैं कुछ वहाँ पर उनके साथ में, और जो मुग़ल बादशाह होते हैं उनके साथ में उनका इसी बात को लेकर कि हाँ, वो अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित कर सकते हैं, उनका युद्ध होता है। युद्ध क्या, छोटी मोटी लड़ाई होती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, देखिए 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टम में अपनी को एक कोठी बनाई जाती है उनके द्वारा। यानी अगर हम बात करें कि प्रथम जो कोठी है वो कहाँ बनाई थी अंग्रेज़ों ने, तो मसूलीपट्टम में बनाई थी, सूरत में नहीं बनाई थी, क्योंकि सूरत में उनको अनुमति प्रदान पहले कर दी गई थी, बाद में वो मना कर दिया गया था। उसके बाद देखिए आगे, तो 1613 ईस्वी में फिर ये घटना घटित होती है कि अंग्रेज़ों ने सूरत में अपनी प्रथम फैक्ट्री लगाई 1613 ईस्वी में। ये डेट्स आप याद रख सकते हैं अच्छे से। उसके बाद देखिए क्या होता है, 1632 में क्या होता है, गोल्डन फरमान जारी किया जाता है। और इस गोल्डन फरमान में क्या होता है, गोलकुंडा के सुल्तान से आज्ञा प्राप्त करती जाती है 500 का पगोड़ा। उस टाइम पे पगोड़ा क्या था, वहाँ की करेंसी हुआ करती थी। ठीक है, 500 का पगोड़ा उनको मिलता है, यानी उनको इतनी छूट मिलती है, कर में इतनी छूट मिलती है। उसके बाद देखिए और क्या, जो व्यापार में और क्या उपलब्धियां होती हैं अंग्रेज़ों को। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया। चंद्रगिरी के राजा थे उस टाइम में, उनसे क्या किया, मद्रास को पट्टे पर लिया 1638 में। तो मद्रास पट्टे पर लिया और वहाँ पर क्या किया, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहते हैं, वहाँ पर एक कोठी बनाई उन्होंने, एक किला बनाया जिसको फोर्ट सेंट जॉर्ज कहते थे। ठीक है, इस किले को उन्होंने क्या किया, स्थापित किया वहाँ पर। ठीक है, आगे चलते देखिए। उसके बाद में यहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज कहते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो, डेट याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आते हैं। ठीक है, 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आते हैं और उन्होंने देखिए जो अंग्रेज़ थे उन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित कर ली थी तब तक, सूरत में, भड़ोच में, अहमदाबाद में, आगरा में, मसूलीपट्टम में, यहाँ पर अपनी फैक्ट्री ये ऑलरेडी यहाँ पर लगा चुके थे। इतना व्यापार इनका यहाँ पर फैल चुका था। ठीक है, धीरे धीरे देखिए कहानी आगे बढ़ती है और जो इनका व्यापार, अंग्रेज़ों का व्यापार है, वो इंडिया में फैलना शुरू हो जाता है। तो जो पुर्तगीज़ होते हैं उनको भी लगता है कि हाँ, ये तो अपना जो कंपटीशन है वो उनका अच्छा रहता है। और चूँकि देखिए जो लड़ाई है वो यूरोपियों की लड़ाई दो फ्रंट पे चलती थी हमेशा। एक तो पूर्वी देशों में जहाँ पर भी उनका ये राज होता था, यानी
इंग्लैंड भी वहाँ पर है, ब्रिटेन भी वहाँ पर है, उसके बाद में देखिए पुर्तगीज भी वहाँ पर है। एक तो वहाँ पर उनकी व्यापार की आपस में लड़ाई चल रही है। दूसरा, ये लोग आए कहाँ से थे? ये लोग सभी लोग आए तो यूरोप से ही थे ना, तो यूरोप में भी इनकी राइवलरी चलती रहती थी कि कौन सबसे ज़्यादा व्यापार करेगा, किसका प्रभुत्व है सबसे ज़्यादा रहेगा, किसकी शक्ति सबसे ज़्यादा रहेगी। तो दो फ्रंट पे इनकी लड़ाई चलती थी, कभी इनके बीच में संधि हो जाती थी, कभी इनके बीच में लड़ाई हो जाती थी। तो जो डिसीजन यूरोप के अंदर बैठकर इनके कंट्री के द्वारा लिया जाता था, वो डिसीजन पूरे के पूरे जहाँ पर भी इनका व्यापार होता था या जहाँ पर भी इनके अधीन में जो भी कंट्री होगी, वो डिसीजन पूरा वहाँ पर लागू होता था। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एक घटना होती है कि चार्ल्स द्वितीय, ये एक पुर्तगीज थे, चार्ल्स द्वितीय, सॉरी अंग्रेज़, ये अंग्रेज़ थे चार्ल्स द्वितीय, और जो कैथरीन है ये एक पुर्तगीज़ थी। तो इनकी दोनों के आपस में शादी कर दी जाती है, ठीक है, केवल और केवल इसलिए कि हाँ देखिए हमारे आपस के बीच में कोई लड़ाई नहीं है, हम एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो चार्ल्स द्वितीय ये थे अंग्रेज़, और ये कैथरीन जो थी ये थी क्या थी? पुर्तगीज़ थी। इन दोनों के आपस में हो जाती है शादी, और शादी होने पर जो अंग्रेज़ है, ठीक है, ये क्या करते हैं, मुंबई को, यानी मुंबई एक आइलैंड था उस टाइम में ना, ठीक है, जो अभी भी है, तो ये क्या करते हैं, उसको गिफ्ट में दे देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए इनके बीच में ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में क्या हो गया, एक पीस हो जाता है, संधि हो जाती है कि अब इनके बीच में कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन देखिए आप आगे दो नाम याद रखिएगा, सर जोशुआ चाइल्ड और सर जॉन चाइल्ड, ठीक है। सर जोशुआ चाइल्ड और सर जॉन चाइल्ड, ये दो ऐसे व्यापारी थे, या फिर कह लीजिए अधिकारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के दो ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने शुरुआत की औरंगजेब, यानी या फिर हम बात करें कि किसी भी मुग़ल सम्राट के साथ लड़ाई करने की, झगड़ा करने की, या उसका विरोध करने की, ठीक है। तो कुछ जो औरंगजेब ने इनका जो कार्य करने की जो शैली थी वो अच्छी नहीं थी, इसलिए इनके दोनों की सर जोशुआ चाइल्ड, ठीक है, सर जोशुआ चाइल्ड और औरंगजेब के बीच में क्या होता है, लड़ाई होती है। सर जोशुआ चाइल्ड और औरंगजेब के बीच में लड़ाई होती है, और इन्होंने देखिए क्या करते हैं, ये मुंबई और पश्चिम समुद्र तट के मुग़ल बादशाहों पर घेरा डाला। इन्होंने क्या करने की कोशिश करी कि वहाँ पर जो मुग़ल जो शासन स्थापित था उसको सरपास करने की कोशिश करी कि हाँ हमारी जो शक्ति है वो ज़्यादा है, और मुग़ल उस एरिया के अंदर जो मुग़ल शक्ति है वो कमज़ोर है। तो इन्होंने ऐसी चेष्टा शुरू करी। वहीं से देखिए ये पहली घटना थी जब अंग्रेज़ों ने एक कदम आगे बढ़ाकर, व्यापार से एक कदम आगे बढ़ाकर, ठीक है, मुग़ल बादशाह को एक चैलेंज दिया था कि हाँ हम अपनी शक्ति को विस्तार कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है देखिए, उस टाइम पे मुग़ल बादशाह कौन थे? औरंगजेब। उन्होंने क्या किया, इस लड़ाई में इन दोनों को हरा दिया। और उनसे क्या किया, एक 1.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख का क्या किया, दंड इनके ऊपर लगाया कि आप ये जो क्षति हुई है लड़ाई के दौरान, उसके एवज में आप हमें क्या करेंगे, 1.5 लाख रुपए देंगे, ठीक है। तो ये घटना यहाँ पर होती है। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, लास्ट में फिर देखिए ये आता है जॉन सरमन मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं ब्रिटिशर्स की, मुग़ल बादशाह के साथ में, पुर्तगीज़ के साथ में, यही छोटी छोटी घटनाएं आगे जाकर एक ऐसा रूप धारण कर लेती है जो एक भूमि प्रशस्त करती है कि किस प्रकार से जो अंग्रेज़ है वो यहाँ पर अपना सिक्का जमाते हैं, यहाँ पर अपना पैर जमा लेते हैं, और फिर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। इसी घटना में एक नया चैप्टर है, ये कंपनी का मैग्ना कार्टा इसको बोलते थे, क्या, जॉन सरमन एक अधिकारी थे कंपनी के, ठीक है। जॉन सरमन मिशन एक क्या था, एक ऐसा मिशन था जो बंगाल में उस टाइम पे, जिस प्रकार से पूरे पूर्वी भाग में, भारत के पूर्वी भाग में अंग्रेज़ों का व्यापार हो रहा था, तो बंगाल में भी उस टाइम पे अंग्रेज़ों का अधिकार था, यानी वहाँ पर व्यापार करते थे अंग्रेज़। तो बंगाल के अंदर से जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक मिशन, यानी एक समिति बनाकर मुग़ल सम्राट के यहाँ पर भेजी गई कि आप जाइए और उनको अपने जो कुछ फेवर्स की कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, कि उनको क्या क्या चाहिए, वो वहाँ से मांगने के लिए कहाँ गए, मुग़ल सम्राट के दरबार में गए। उसमें एक सदस्य था हैमिल्टन, ठीक है, हैमिल्टन एक सदस्य थे जॉन सरमन मिशन में। जॉन सरमन तो क्या थे, अध्यक्ष थे, और उसके एक सदस्य हुआ करते थे हैमिल्टन। अब देखिए किस प्रकार से परिस्थितियाँ बदलती हैं। 1717 ईस्वी में शाही फरमान इसको कहते हैं, ठीक है, 1717 ईस्वी में शाही फरमान, बादशाह फारूक शेर, बादशाह उस टाइम पे कौन थे, फारूक शेर। तो फारूक शेर ने जारी किया था ये मैग्ना कार्टा जिसको कहते हैं,
यानी अंग्रेज़ों का मैग्ना कार्टा बोलते हैं इसको। क्या फरमान जारी किया था 1717 ईस्वी में और क्यों जारी किया? देखिए, जो हैमिल्टन है वो क्या थे? एक डॉक्टर थे। हैमिल्टन क्या थे? एक डॉक्टर सर्जन थे। और फारूक शेयर को एक बहुत बड़ी बीमारी थी उस टाइम पर, ठीक है। तो हैमिल्टन ने मदद की फारूक शेयर की उस बीमारी को ठीक करने में। हैमिल्टन ने, जो कि सदस्य थे जॉन सरमन मिशन के, उन्होंने मदद की फारूक शेयर की, उनकी बीमारी को ठीक करने में, ठीक है। अब बादशाह की बीमारी को ठीक करने में एक अंग्रेज़ ने मदद की तो वो उससे खुश हो गया, ठीक है। जब वो उससे खुश हो गया तो तब वो क्या करता है? उनको कुछ अधिकार प्रदान करता है। क्या अधिकार हैं वो? देखिए क्या है। 3000 रुपये प्रतिवर्ष के बदले बंगाल में व्यापार कर सकते थे। यानी उनको हर वर्ष 3000 रुपये देने पड़ेंगे और वो बंगाल में व्यापार कर सकते थे, मुफ्त व्यापार कर सकते थे। उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, केवल और केवल 3000 रुपये देंगे। उसके बाद 10,000 प्रतिवर्ष देने के बदले सूरत में सभी करों से मुक्ति मिल गई, ठीक है। कि वो 10,000 रुपये बादशाह को देंगे हर वर्ष, और सूरत में जितने प्रकार का भी कर लगता है व्यापार के ऊपर वो सबसे छूट मिल जाएगी। उसके बाद बम्बई में अंग्रेज़ों के सिक्के, यानी बम्बई में अंग्रेज़ों ने जो सिक्के चलाए थे, अपने खुद के जो सिक्के चलाए थे, वो पूरे मुग़ल राज्य में कहीं भी चलाए जा सकते थे। देखिए, अब देखिए आप, कहाँ तो अंग्रेज़ व्यापार करने आए थे यहाँ पर, कहाँ पर तो इनको उस टाइम पर सूरत में जहांगीर ने फैक्ट्री लगाने के लिए भी मना कर दिया था। और अब आप देखिए ज़रा, फारूक शेयर तक आते आते 1717 ईस्वी तक आते आते इनको इतने अधिकार प्राप्त हो गए कि बंगाल में आप ये पूरा व्यापार कर सकते हैं। सूरत में जब ये व्यापार करेंगे तो इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इनके खुद के सिक्के, यानी अंग्रेज़ों ने अपने खुद के जो सिक्के चलाए हैं वो पूरे मुग़ल राज्य में चलाए जा सकते थे। अब आप सोचिए ज़रा कि इस प्रकार के जो अधिकार इनको प्राप्त हुए, और इसी क्रम के अंदर आगे चलकर 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध, ये युद्ध जब होते हैं तो इन्हीं युद्धों से डिसाइड होता है कि हाँ, मुग़ल सम्राट जो हैं वो क्या है, कमज़ोर हो गए और अंग्रेज़ यहाँ पर अपना प्रभुत्व स्थापित धीरे धीरे करने लगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, और इसके आगे जब हम पढ़ेंगे कर्नाटक का युद्ध जो आएगा वो भी। तो इन सब युद्धों से साबित होता है कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने अपना प्रभुत्व यहाँ पर स्थापित किया, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है यहाँ तक, ये अंग्रेज़ों का एंड है यहाँ पर, यानी एंड इन द सेंस कि अंग्रेज़ किस प्रकार से भारत में आते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर अपना प्रभुत्व स्थापित धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो हम पढ़ेंगे, उसके बाद आएगा क्या? फ्रांसीसी आएगा, यानी फ्रांस के लोग, फ्रांस के व्यापारी किस प्रकार से इंडिया में आते हैं और किस प्रकार से वो अंग्रेज़ों के साथ में युद्ध करते हैं। और अंग्रेज़ों के साथ में उनके 3 युद्ध होते हैं कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है, फिर कर्नाटक का द्वितीय युद्ध होता है और फिर तृतीय युद्ध होता है, ठीक है। ये किस प्रकार से युद्ध होते हैं, किस प्रकार से वॉन-डिवोर्स का एक युद्ध आता है 22 जनवरी 1760 ईस्वी में, और फिर पेरिस की संधि होती है 1763 ईस्वी में। तो किस प्रकार से युद्ध होते हैं और किस प्रकार से फिर ये साबित हो जाता है कि ना तो पुर्तगीज, ना तो डच, ना तो डेन्स और ना ही फ्रांसीसी वो इंडिया में राज करेंगे, बल्कि वो अंग्रेज ही हैं जो इन सबको हराकर, ठीक है, इन सबसे ऊपर उठकर इंडिया में राज करेंगे, ठीक है। और फिर इनका जो संघर्ष है वो किसके साथ शुरू होता है? मुग़ल बादशाहों के साथ शुरू होता है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे देखिए आप, हम मेरे साथ जुड़े रहिए। और इस सीरीज़ में हम धीरे धीरे, अभी पुर्तगीज़ में लास्ट बच गया क्या? फ्रांसीसी को जब हम ख़त्म करेंगे उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या? मुग़ल बादशाह, ठीक है। कि मुग़ल बादशाह कहाँ से शुरू होते हैं, किस प्रकार से उनका धीरे धीरे पतन होता है, ठीक है। मुग़ल बादशाहों को दो भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। पूर्ववर्ती मुग़ल बादशाह और फिर अब बाद में आता है लेटर मुग़ल बादशाह। तो दोनों को हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से इस सीरीज़ के अंदर। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो का पहुंचते रहें, ठीक है। तो इस सीरीज़ में फ़िलहाल तो इतना ही है। कल के चैप्टर में हम मिलेंगे किसके? फ्रांसीसियों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।